खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। एक 17 साला लड़का जो मजदूरी की तलाश में रोड पर बाकी मजदूरों के साथ बैठा था कि अभी कोई आएगा और उसे काम के लिए ले जाएगा। कुछ पैसे कमाकर वो लड़का अपने बीमार बाप के लिए दवाइयां खरीदेगा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर वो घर लौटेगा। आस भरी इसकी गहरी काली आंखें अपने मसीहा को तलाश कर रही थी। ओए छोटे, एक आदमी की आवाज उसके कानों को सुनाई दी। उसने झट से अपने पीछे गर्दन मोड़ कर देखा। हाँ, तुम इधर आओ, वो आदमी फिर से बोला। वो लड़का काम मिलने की खुशी से भागता हुआ उसके पास पहुंचा, मगर वो खुशी सिर्फ दिल ही दिल में रही। उसके खुश्क होंठों ने तो मुस्कुराना कब का छोड़ दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? आदमी ने सवाल किया। बिलाल, वो बोला। चलो मेरे साथ, गोदाम की कुछ बोरियां उठानी है तुम्हें, तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। वो आदमी चलने लगा तो बिलाल भी उसके पीछे चल दिया। एक जगह पहुंचकर आदमी ने बिलाल को गोदाम की बोरियां दिखाईं। अपनी जान से ज्यादा बोझ उठाने वाला कम उम्र लड़का बिलाल अपने माँ बाप और बहन का पेट पालने के लिए बमुश्किल से बोरी उठाता हुआ उसके ठिकाने पर रखता गया। 2 घंटों में काम खत्म होने के बाद वो आदमी के पास आकर खड़ा हुआ। कब से मजदूरी कर रहे हो? आदमी ने पूछा। 6 महीने हो गए हैं, बिलाल ने जवाब दिया। अपनी उम्र देखो, बच्चे हो अभी, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग जाओ, मेहनत मजदूरी करते रहो तो सारी उम्र यही काम करते रह जाओगे। आदमी ने 500 का नोट बिलाल को थमाते हुए कहा। मैट्रिक किया है अंकल, अब्बू का रोड एक्सीडेंट हो गया, तब से घर में फाका चल रहा है। मैं ये मजदूरी करता हूं तो घर का थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है। बिलाल ने पैसे पकड़ते हुए कहा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में बरकत डाले। आदमी को उसकी बात सुनकर अफसोस हुआ। आमीन, बिलाल ने कहा और घर की तरफ चल दिया। शाम होने को थी। बिलाल ने अपने अब्बू के लिए 250 रुपए दवाइयां खरीदी और बाकी पैसों से घर में पकाने के लिए सब्जी और आटा खरीदा। इन पैसों में से उसने 10 रुपए बचा कर रखे और घर के रास्ते चलने लगा। मोहल्ले की दुकान से उसने इन 10 रुपए की कैंडीज लेकर पॉकेट में डाली। दरवाजा खटकने की आवाज पर 10 साला बच्ची दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। बिलाल भाई, आप आ गए, मेरी कैंडीज लाए हैं ना? खूबसूरत बच्ची ने अपनी बारीक सी आवाज निकाले बिलाल से आते ही सवाल किया। अंदर तो आने दे मुन्नी, बिलाल ने मुस्कुरा कर कहा। वो फौरन रास्ते से हटी और बिलाल घर में दाखिल हुआ। सबसे पहले वो अपने बीमार बाप के पास गया और उसे दवाइयां दी। अब्बू, ये रही आपकी दवाइयां। बिलाल ने दवाइयां उनकी चारपाई पर रखीं। ज्यादा भारी काम तो नहीं किया ना? सिद्दीक साहब दुख से बोले। वो इस हाल में बिस्तर पर लेटे थे और उनका 17 साला बेटा मजदूरी करने पर मजबूर था। नहीं अब्बू, काम तो बहुत ही आसान था, बिलाल ने उनकी तरफ देखे बगैर कहा। सिद्दीक साहब को मालूम हो चुका था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो सच बोलता तो उनकी तरफ देखकर बोलता। सिद्दीक साहब को ढेरों तकलीफ हुई। अम्मी, बिलाल सहन में आकर चारपाई पर बैठा। भाई बताएं, आप मेरी कैंडीज नहीं लाए क्या? वो बच्ची अब अफसुर्दा सी हो गई। ओहो जायशा, कितनी बार कहा है तुम्हारा भाई थका हुआ आता है, उसे थोड़ी देर सांस तो लेने दिया करो। रुखसाना बिलाल को पानी का गिलास देते हुए बोली। अम्मी, मैं बता रहा हूँ, आइंदा आपने मेरी मुन्नी को डांटा तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। उसने जायशा को पकड़कर अपने साथ चारपाई पर बिठाया। बस तुमने ही तो लाडली रखा हुआ है इसे, देखो कितनी बिगड़ गई है ये, रुखसाना ने गिला किया। मेरे होते हुए आप फिक्र ही ना करें अम्मी, मेरी मुन्नी मेरी जिम्मेदारी है। बिलाल ने पॉकेट से कैंडीज निकालकर जायशा को दी। कैंडीज देकर जायशा की बतीसी निकली। उसे जल्दी से बिलाल के हाथ से कैंडीज पकड़ी और निकाल कर खाने लगी। बिलाल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। देखो जरा इसे, परवाह भी नहीं कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। रुखसाना जायशा को मजे से कैंडीज खाता देखकर बोली। जायशा ने उसकी बात पर एक पल के लिए मुंह चलाना बंद किया और दफाई नजरों से बिलाल की तरफ देखने लगी। अम्मी, बई जाएं आप, मुझे मेरी मुन्नी के साथ खेलना भी है। खेलने का नाम सुनकर जायशा खुश हुई। हाँ भाई, कैंडीज देखकर तो मैं भूल ही गई थी। रुखसाना माथे पर हाथ रखती किचन की जानिब बढ़ गई। रात के 10 बजे जब सब घर वाले सो रहे थे, बिलाल की कमर में होने वाली दर्द ने उसे सोने ना दिया।
वो दबी दबी सिसकियों से रो रहा था। जब उसको अपनी कमर पर 2 हाथ महसूस हुए, उसने मुड़कर देखा तो उसकी अम्मी उसकी कमर दबा रही थी। बिलाल ने अपना रुख फिर से सीधा किया। कुछ देर तक मुसलसल सुकून हासिल होने पर वो नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह 7 बजे उसकी आंख खुली। नाश्ता करने के बाद वो फिर से रोड पर बाकी मजदूरों के साथ बैठ गया। लोग आते रहे और मजदूरों को लेकर जाते रहे। बिलाल को बच्चा देखकर ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे। शाम का सूरज ढलने को आ गया, मगर आज बिलाल की पुरुम्मीद नजरों को नाउमीदी का सामना करना पड़ा। वो घर जाने के लिए उठा और चलने लगा। वो चल रहा था जब उसने देखा कि बड़े से कंटेनर से एक शेर निकलकर एक 8 साला बच्ची पर झपटने के लिए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। उस बच्ची ने शेर को देखकर रोना शुरू किया और डर के मारे वहां से हिल न सकी। बिलाल को उस बच्ची में अपनी मुन्नी नजर आई और उसकी तरफ भागा। उधर शेर ने दौड़ लगाई और इधर बिलाल भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बच्ची के रोने की आवाज बुलंद हुई तो कंटेनर से आके महंगी गाड़ी में बैठे एक आदमी ने विंडो का शीशा नीचे की तरफ खिसकाया। शेर ने बच्ची पर झपटने के लिए एक बड़ी छलांग लगाई और इधर बिलाल ने अपनी रफ्तार तेज की। जब तक उसके पंजे बच्ची के जिस्म को नोचते तब तक बिलाल शेर पर झपटा और उसके जबड़ों पर पूरी कुव्वत से पंच मारा। वो दरिंदा एक पल के लिए हवास बागता हुआ। गाड़ी में बैठा शख्स दिलचस्पी से ये मंजर देखने लगा। बिलाल ने बच्ची को अपने पीछे छुपाया और शेर की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। शेर संभल कर खड़ा हुआ तो जोरदार धाड़ा। उसकी धाड़ से बच्ची के चीखने की आवाज बुलंद हुई और बिलाल ने खुद को हमले के लिए तैयार किया। शेर बच्ची पर झपटने के लिए एक तरफ हुआ तो बिलाल भी उसकी तरफ हो गया। फिर शेर दूसरी तरफ हुआ तो बिलाल भी उस तरफ हो गया। शेर गुस्से से धड़ा, अब उसका निशाना बिलाल था। बिलाल ने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे एक नोकदार लोहे का सरिया दिखाई दिया। शेर उससे कुछ फासले पर था। बिलाल ने फुर्ती से वो सरिया उठाया और वापस अपनी जगह आकर खड़ा हुआ। शेर ने बिलाल पर झपटने के लिए दौड़ लगाई। बिलाल ने सरिये की नोक सीधी की। जैसे जैसे शेर की तरफ बढ़ रहा था, बिलाल ने उस पर निशाना बांधा। एक छलांग के साथ शेर अपना मुंह खोले उस पर झपटा। बिलाल ने बच्ची को एक तरफ धक्का दिया। जैसे ही शेर बिलाल के पास पहुंचा तो बिलाल ने सरिया उसके मुंह में गाड़ दिया। बिलाल जमीन पर गिरा और शेर उसके ऊपर गिर गया। शेर का खून टपक कर बिलाल के कपड़ों पर गिरने लगा। वो आदमी गाड़ी से बाहर निकला। उसके साथ 10 आदमी जो एक ही किस्म के ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए थे बिलाल की तरफ बढ़ने लगे। उसने बिलाल के पास खड़े होकर अपने आदमियों से बिलाल के ऊपर से शेर को हटाने के लिए कहा। बिलाल इन अजनबियों को हैरत से देखने लगा। उन्होंने शेर को हटाकर बिलाल को खड़ा किया। वेल डन बच्चे, बहुत बहादुर हो तुम। उसने सिगार अपने होंठों में रखी। जी आप कौन? बिलाल ने हैरत से पूछा। मैं इस शेर का मालिक था। इसने मरे हुए शेर की तरफ इशारा किया। बिलाल परेशान हुआ कि शेर का मालिक कहीं उससे शेर की कीमत वसूल करने के लिए तो आया है। पसीने के नन्हे कतरे बिलाल के माथे पर नमूदार हुए। क्या बात है बच्चे, तुम एक दरिंदे को मारते हुए नहीं डरे, और अब क्यों? उस आदमी ने बिलाल को घबराया हुआ देखकर सवाल किया। मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि आप मुझसे शेर की कीमत वसूल करने आए हैं, बिलाल ने घबराते हुए जवाब दिया। उस आदमी ने बिलाल पर गहरी नजर डाली। भूख के मारे हुए हो क्या? उसने सवाल किया। जी, मगर आपको कैसे पता? बिलाल हैरान हुआ। तुम जैसा बहादुर शेर सिर्फ भूख ही से डर सकता है, इस आदमी ने मुंह से धुआं निकालते हुए कहा। बिलाल खामोश हुआ। पहले मैं इस शेर का मालिक था, अब मैं इस शेर का मालिक बनना चाहता हूं, क्या तुम्हें मंजूर है? उसके सवाल पर बिलाल को कुछ समझ नहीं आया। वो सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। क्या तुम मेरे गैंग में काम करोगे जैसे ये मेरे आदमी हैं? उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। काम का सुनकर बिलाल खुश हुआ। क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? खुशी से उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। हाँ, और तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुमसे संभाला नहीं जाएगा। बिलाल की काली खूबसूरत आंखों में ख्वाब उमड़ने लगे। मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं साहब, बिलाल झट से बोला। साहब नहीं, दादा कहो। ये सब मुझे दादा कहते हैं और मेरा नाम है जहांगीर दादा। उसने सिगार का धुआं बिलाल के मुंह पर फूंका तो बिलाल खांसने लगा। ठीक है दादा, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा दादा? उसने खांसते खांसते कहा। तुम्हें हर रोज एक नया काम मिलेगा।
नया काम? मगर वो कैसे? बिलाल ने हैरत से पूछा। अभी तुम बच्चे हो, वक्त के साथ साथ समझ जाओगे। दादा ने बिलाल के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी जैकेट की जेब से हजारों के नोट की गट्ठी निकाली और बिलाल की तरफ उछाली। बिलाल ने वो कैच की और मुंह खोले पैसों की तरफ देखने लगा। ये मेरी एडवांस में तनख्वाह है क्या दादा? बिलाल ने खुशी से पैसों को देखते हुए कहा। उसकी बात पर जहांगीर दादा मुस्कुराया और अपने आदमी की तरफ देखता हुआ वापस गाड़ी की तरफ मुड़ गया। उसके आदमी ने बिलाल को समझाया कि कल उसे किस वक्त और कहां आना है, और वो भी जहांगीर दादा के पीछे वाली गाड़ी में बैठने के लिए चलने लगा। पल ही में वो गाड़ी बिलाल की नजरों से ओझल हो गई। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने पैसे हैं। इतने तो उसने ख्वाब में ही देखे थे। बिलाल ने घर के लिए जी भर के राशन खरीदा, मुन्नी के लिए ढेर सारी कैंडीज और चॉकलेट्स खरीदी और बाकी के पैसे अपनी पॉकेट में छुपाए घर की तरफ चल पड़ा। सिद्दीक साहब और रुखसाना को उसने बताया कि एक बड़े आदमी का एक्सीडेंट हुआ। बिलाल ने उसको अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। तभी उसके कपड़ों पर खून भी लग गया और इनाम में उस आदमी ने बिलाल को नौकरी पे रख लिया। सिद्दीक और रुखसाना तो अल्लाह का लाख शुक्र अदा करने लगे। जहांगीर दादा ने शुरू में बिलाल को जानवरों पर गन चलाना सिखाया, फिर देखते ही देखते वो कब जानवरों से इंसानों को मारने लगा उसको खुद खबर तक ना हुई। जहांगीर दादा ने बिलाल जैसे बहादुर लड़के से बड़े बड़े काम निकलवाए और उसे पैसों से नहला दिया। दिन बदलते गए, बिलाल के घर में खुशहाली आती गई। भूख क्या होती है वो इस बात को कब के भुला चुके थे। बिलाल ने सिद्दीक साहब की कमर की हड्डी का ऑपरेशन करवा लिया जो एक्सीडेंट होने के दौरान हल्की सी टूटी थी। बिलाल ने नया घर खरीदा जिसमें वो अपनी फैमिली को ले गया। 5 साल तक उसके घर वालों को बिलाल के काम की खबर ना हुई। फिर एक दिन न्यूज पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बिलाल एक आदमी पर बेरहमी से गोलियां चला रहा था। उसके माँ बाप को देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये उनका बिलाल है। उन्होंने बिलाल से पूछा तो बिलाल के पास इनकार करने का कोई बहाना ना था, इसलिए उसने चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लिया। उस दिन बिलाल ने माँ बाप और उसकी बहन जायशा अपने पुराने घर में वापस हो गए। बिलाल ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने बिलाल से हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ दिया और उसे कहा कि आज से वो उसके लिए मर गए और बिलाल उनके लिए मर गया। तब से सिद्दीक साहब और रुखसाना से कोई उनके बेटे का पूछता तो वो कहते उनका कोई बेटा नहीं है। बिलाल अपने पुराने घर के सामने खड़ा अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसका घर जहां वो उसके माँ बाप और उसकी मासूम मुन्नी रहती थी, वो उस शहर को छोड़ने से पहले एक बार यहाँ आया था। उसने अपने माँ बाप और अपनी बहन का बदला ले लिया था। अब वो कहीं दूर जाना चाहता था, ऐसी जगह जहां उसे सुकून हासिल हो सके। सुल्तान साहब और शहरोज हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम के बाहर बैठे थे। सुल्तान साहब तब से रो रो कर अपनी बेटी की जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे। सब जानने के बाद शहरोज को महावीरा की किस्मत पर अफसोस हो रहा था। डॉक्टर बाहर निकला तो सुल्तान साहब और शहरोज उठ गए। डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? सुल्तान साहब परेशानी से बोले। एक अच्छी खबर है और एक बुरी। डॉक्टर सुल्तान साहब की तरफ देखता हुआ बोला। क्या खबर, बताएं? सुल्तान साहब जल्दी से बोले। बुरी खबर यह है कि आपकी बेटी को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। वो मरते मरते बची है। अब उसे किसी भी किस्म का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वरना कुछ भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सुल्तान साहब कुर्सी पर बैठे और उनकी आंखें फिर से भरने लगी। और अच्छी खबर क्या है? इस बार शहरोज ने डॉक्टर से पूछा। पेशेंट प्रेग्नेंट हैं, डॉक्टर कहकर अपने रास्ता चल दिया। शहरोज और सुल्तान साहब दोनों ही आंखें खोले जाते हुए डॉक्टर की कमर को देखते रहे। इसका मतलब महावीरा को डाइवोर्स नहीं हुई? शहरोज जेरे लब बड़बड़ाया। आहिल ने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा। पुरानी तल्ख यादों ने उसे अपने घेरे में लिया। उसने एक टैक्सी को हाथ से इशारा किया। टैक्सी उसके सामने आकर रुकी और आहिल उसमें बैठ गया। ये वो आहिल तो ना था जो अपनी ठाठ बाट में रहता था, महंगी गाड़ी और ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करता था। 30 मिनट गुजरने के बाद टैक्सी उसके घर के आगे रुकी। आहिल ने बाहर निकलकर ड्राइवर को पैसे दिए और अपने घर की तरफ रुक करके खड़ा हुआ। उसकी आंखों के आगे इन दिनों के मंजर घूमने लगे जब वो बहुत खुश हुआ करता था। उसे कभी मालूम ही नहीं था कि दुख क्या होता है, और आज वो एक टूटा हारा इंसान था। उसने गेट के छोटे दरवाजे से कदम अंदर रखा। वॉचमैन उसको देखकर खड़ा हुआ।
अस्सलामुअलैकुम साहब जी, आप आ गए? उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? आहिल ने जवाब दिया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ साहब जी, मगर बहुत कमज़ोर हो गए हैं आप। उसने आहिल को सर से लेकर पांव तक देखते हुए कहा। आहिल वाकई ही कमज़ोर हो चुका था। उसकी बात पर आहिल दर्द से मुस्कुरा कर रह गया। वो अंदर की जानिब बढ़ने लगा जब वॉचमैन बोला, साहब जी, घर में कोई भी नहीं है। क्यों, कहाँ गए सब? आहिल हैरान हुआ। पता नहीं, महावीरा बीबी तो कल से घर नहीं आई और सुल्तान साहब आज सुबह घर से निकले थे और अभी तक नहीं आए। आहिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने जैकेट से अपना मोबाइल निकालकर सुल्तान साहब का नंबर मिलाया। पहली कॉल पर कोई रिस्पॉन्स न मिला। आहिल ने फिर से नंबर डायल किया। हेलो डैड। कॉल रिसीव होने पर आहिल बोला, हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर आ जाओ। सुल्तान साहब पाकिस्तानी सिम नंबर देकर जान चुके थे कि आहिल पाकिस्तान आ चुका है। आहिल उनकी बात सुनकर परेशान हुआ। सुल्तान साहब की आवाज में कुछ था जिसने आहिल को कशमकश में डाल दिया। ड्राइवर से कहो अभी गाड़ी निकाले, आहिल ने वॉचमैन को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और आहिल पीछे वाली सीट पर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ हो लिया। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ इमरजेंसी रूम के बाहर पहुंचा। उसने सुल्तान साहब के साथ एक अनजान लड़के को देखा जो सुल्तान साहब के कंधे पर हाथ रखे शायद उन्हें दिलासा दे रहा था। डैड, क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों आए हैं? आहिल सुल्तान साहब के करीब आकर खड़ा हुआ। सुल्तान साहब ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। आहिल उनकी सुर्ख आंखें देखकर परेशान हुआ। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। डैड, महावीरा कहाँ है? उसे शक होने लगा कि इमरजेंसी रूम में महावीरा ही है, तभी सुल्तान साहब का ये हाल है। सुल्तान साहब उठे और आहिल के मुकाबिल आकर खड़े हुए। आहिल उनकी बोलती नजरों से परेशान होने लगा। डैड, क्या हुआ है? आहिल ने फिर से पूछा। सुल्तान साहब ने आहिल के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि आहिल ने गिरते गिरते दीवार को पकड़ा। वो हैरत से सुल्तान साहब की तरफ देखने लगा। मुझसे पूछते हो क्या हुआ है? सुल्तान साहब चिल्लाए। तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसका खमियाजा तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ रहा है? आहिल आंखें पाड़े सुल्तान साहब की तरफ देखता रहा। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? डैड, आप ये क्या? आहिल अभी बोल ही रहा था जब सुल्तान साहब ने दूसरा थप्पड़ आहिल की रुखसार पर रसीद किया। आहिल इस बार जमीन पर गिरा। अंकल प्लीज ऐसा मत करें, लोग देख रहे हैं। शहरोज ने उठकर सुल्तान साहब को समझाया और फिर आहिल को खड़ा करने में मदद की। अब क्या मैं इससे सवाल भी नहीं कर सकता? इसे तो मालूम भी नहीं इसके गुनाहों की सजा इसकी बहन को मिल रही है। सुल्तान साहब फिर से चिल्लाने लगे। आहिल हवास बाख्ता अपने डैड की बातें सुन रहा था। क्या हुआ है महावीरा को? आहिल ने शहरोज की तरफ देखकर पूछा। उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। क्योंकि? शहरोज रुका। क्योंकि क्या? आहिल हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। उससे क्या पूछते हो, मैं बताता हूं तुम्हें। सुल्तान साहब ने आहिल को गिरेबान से पकड़ा। तुमने उस जायशा नाम की लड़की के साथ जो किया था, उस वजह से उसने खुदकुशी कर ली और उसका भाई तुम्हारी बहन से शादी करके उसे तलाक दे गया है ताकि तुमसे बदला ले सके। आहिल के जिस्म में कपकपाहट से लहरें दौड़ने लगीं। उसके रोंगटे खड़े हुए। उसने आखिर ऐसा क्या किया था जायशा के साथ जो उसका भाई उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर गया? और जायशा का कौन सा भाई था? उसने दिल में सोचा। तुमने तो कहा था उस लड़की ने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया है और तुम ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए जा रहे हो यूके ताकि तुम सब कुछ भुला सको। सुल्तान साहब उसे झंझोड़ते हुए बोले। डैड, मैंने जायशा के साथ कुछ नहीं किया। आहिल बुलंद आवाज से बोला। तो बताओ, कहाँ थे तुम अपनी मेहंदी वाली रात? सुल्तान साहब ने जब पूछा तो आहिल की नजरों के सामने एक मंजर घूमने लगा। फ्लैशबैक। आहिल, कल तुम्हारी शादी है, फिर तो तुम मुझसे कभी मिलोगे भी नहीं क्या? तुम्हें मेरी बचपन की दोस्ती याद नहीं आएगी? फारिया ने अफसरदा होकर कहा। एक पल के लिए तो आहिल को भी दुख हुआ। आखिर वो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसके साथ इतना वक्त गुजारा था, बहुत यादें जुड़ी थीं। देखो फारिया, तुम अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारी दोस्ती की कदर करता हूँ। हम बचपन से ही साथ हैं, मगर अब मेरी जिंदगी में मेरी हमसफर आ चुकी है। अब उसकी अहमियत मेरे लिए सबसे बढ़कर है, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। आहिल ने उसे समझाया। आहिल, तुम ठीक कह रहे हो, मगर। फारिया रुकी। मगर क्या? आहिल ने पूछा। आहिल, क्या तुम आज मेरे साथ लंच पर चल सकते हो? प्लीज इनकार मत करना, ये मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, तुम इसे पूरा कर दो।
फिर तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, फारिया ने दुख भरे लहजे में कहा। कुछ सोचने के बाद आहिल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। चलो ठीक है। ओ आहिल, यू आर सो केयरिंग। फारिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। चलो फिर अभी चलते हैं, लंच का टाइम भी हो गया है। फारिया ने मोबाइल से टाइम देखते हुए कहा। रेहान को भी बुला लेते हैं ना? आहिल को रेहान का याद आया। नहीं आहिल, ये आखिरी मौका है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फारिया ने मासूम सा मुंह बनाया। ओके जनाब, उठो फिर, आहिल कहते हुए उठा और फारिया भी उसके साथ खड़ी हो गई। कुछ देर की ड्राइव के बाद फारिया ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकी। वो दोनों गाड़ी से निकलकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए। आहिल ने आसपास नजर दौड़ाकर रेस्टोरेंट को देखा। वो उस जगह पहली बार आया था। आहिल एक टेबल की जानिब बढ़ने लगा जब फारिया बोली, आहिल इस टेबल पर बैठते हैं ना? ठीक है, आहिल कहता हुआ उस टेबल की तरफ बढ़ गया। वो दोनों बैठे तो फारिया ने वेटर को इशारा किया। वेटर चलता हुआ फारिया के पास आया। यस मैम, 2 ग्लास एप्पल जूस लेकर आओ, फारिया बोली तो आहिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, तुम्हें तो लंच करना था ना? आहिल ने पूछा। लंच भी करेंगे, लेकिन अभी मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए पहले जूस पीते हैं, फारिया ने अपने स्ट्रेट बालों को कंधे से पीछे झटकते हुए कहा। जैसे तुम कहो, ये लास्ट टाइम है, जो तुम कहोगी वही होगा। ओ आहिल, यू आर सो स्वीट, फारिया ने कहा तो आहिल मुस्कुराया। वेटर जूस लेकर आया तो आहिल के ग्लास उठाने से पहले ही फारिया ने ग्लास उठाकर आहिल को दिया। आहिल ने ग्लास पकड़ा और जूस पीने लगा। फारिया ने वेटर को आंखों से इशारा किया, जो आहिल ने नोट किया। क्या हुआ फारिया, वेटर पसंद तो नहीं आ गया? आहिल ने आंख मारते हुए कहा। उफ आहिल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? फारिया ने मसनूई नाराजगी का इजहार किया तो आहिल उसे देखकर खिलकर हंसा। आहिल चलो घर चलें, मेरा अब मूड नहीं है लंच करने को। आहिल ने जैसे ही जूस का ग्लास खत्म किया तो फारिया बोली, अरे ऐसे कैसे, अभी तो हम आए हैं। आहिल हैरान हुआ। नो आहिल, उठो भी। फारिया उठी और आहिल को बाजू से खींचने लगी। अजीब पागल लड़की हो यार, अब तो खाने की खुशबू से मुझे भूख भी लग गई है, आहिल ने मुंह बसोरा। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले और फारिया ने उसकी बात पर कहकहा लगाया। गाड़ी में बैठकर फारिया ड्राइव करने लगी और आहिल उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। फारिया, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ आहिल? पता नहीं, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसकी बात सुनकर फारिया ने गाड़ी की स्पीड फुल की। फारिया थोड़ा आहिस्ता चलाओ, क्या हो गया है? वो आहिल, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, इसीलिए फास्ट ड्राइव कर रही हूँ ताकि जल्दी तुम्हारे घर पहुंच सके। उसकी बात पर आहिल खामोश हुआ। कुछ ही देर तक गाड़ी आहिल के घर के बाहर थी। आहिल गाड़ी से बाहर निकला और घर में दाखिल होकर अपने कमरे में जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। उसका सर दर्द से फट रहा था। आहिल बमुश्किल वॉशरूम में गया और मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ा होश आने पर उसके जहन में जायशा की आवाज गूंजने लगी। तुम जैसे रईसजादे मुझ जैसी गरीब लड़कियों से कभी शादी नहीं करते। तुम लोगों को लड़की का भरोसा जीतकर उनसे अपना मतलब निकालने के सिवा और कोई गर्ज नहीं होती। तुमने सिर्फ मेरा भरोसा ही नहीं, मुझे भी अंदर तक तोड़ दिया है आहिल। तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख सकोगे, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से नहीं, इस दुनिया से भी हमेशा के लिए जा रही हूँ। आहिल ने अपने चकराते सर को पकड़ा। क्या ये हकीकत है? उसने खुद से सवाल किया। जायशा की बातों पर वो परेशान होने लगा और लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर के दरवाजे की तरफ भागा। बाहर निकलकर उसने देखा कि वो किसी होटल में मौजूद है। उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां लिखा था रूम नंबर 105। हाल। बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? सुल्तान साहब की आवाज पर आहिल होश में आया। वो सकते की हालत में एक एक कदम पीछे की तरफ उठाता गया। उसके जहन में एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि उसकी बचपन की दोस्त ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आहिल मुड़ा और भागने लगा। उसके लिए वक्त जैसे रुक सा गया था। उसके कानों में घंटियां बजने लगी। वो भागता हुआ हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया। पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर सुल्तान साहब से मुखातिब हुआ। क्या? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी बेटी को नई जिंदगी बख्शी। सुल्तान साहब ने ऊपर की तरफ हाथ उठाकर कहा। क्या हम अभी उससे मिल सकते हैं? शहरोज ने डॉक्टर से पूछा। जी आप मिल सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बातें मत कीजिएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। शहरोज सुल्तान साहब के साथ कमरे में दाखिल हुआ। महावीरा किसी गैर मरई नुक्ते को बिना आंखें झपके देखे जा रही थी। उसे अभी मालूम न था कि वो उम्मीद से है। माहा, मेरी गुड़िया। सुल्तान साहब ने माहा के पास आकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया।
महावीरा का चेहरा बगैर किसी तासुर के था। उसकी नजरें अभी भी उसी गैर मुरई नुक्ते पर टिकी थीं। शहरोज का दिल माहा की यह हालत देखकर तड़प उठा। उसके जहन में उसकी और माहा की पहली मुलाकात गर्दिश करने लगी, जब महावीरा ने चूड़ीदार पाजामे के साथ जोकर शूज पहने थे और शहरोज से अपनी हंसी बमुश्किल कंट्रोल हो रही थी। और आज उसकी क्या हालत थी। क्या मोहब्बत इंसान को वाकई कहीं का नहीं छोड़ती। उसने खुद से सवाल किया, माहा मेरी गुड़िया कुछ बोलो, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे पास हैं। सुल्तान साहब आंखों में आंसू के साथ ढेरों उम्मीदें लिए महावीरा से एक बार फिर मुखातिब हुए। महावीरा ने इस बार भी कोई जवाब न दिया। सुल्तान साहब परेशान नजरों से शहरोज की तरफ देखने लगे। एक पल के लिए तो उन्हें लगा महावीरा अपनी याददाश्त खो बैठी है। महावीरा देखो, तुम्हारे डैड तुमसे बात कर रहे हैं, तुम इन्हें जवाब दो। महावीरा का अभी भी वही बेतासुर चेहरा था। अब तो शहरोज को भी शक होने लगा। सुल्तान साहब कुर्सी पर बैठे और अपनी सिसकियां दबाने लगे। शहरोज ने परेशानी से अपनी कनपटियां सहलाईं। अंकल आप यहीं रहे, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। सुल्तान साहब ने हाँ में सर हिलाया और शहरोज कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुआ। आप बाहर जाएं, मुझे इनके दिमाग का टेस्ट करना होगा। सुल्तान साहब मजीद परेशान होने लगे। शहरोज उन्हें पकड़े बाहर आया और उन्हें कुर्सी पर बिठाया। अंकल कुछ नहीं होगा महा को, आप बस सब्र से काम लें। क्या सब्र से काम लूं? मेरी बच्ची किस हालत में पहुंच गई है। सुल्तान साहब की आंखें फिर से भर आईं। 1 घंटे तक डॉक्टर कमरे से बाहर निकला। डॉक्टर प्लीज कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा, शहरोज ने इल्तिजा की। देखें मिस्टर शहरोज, पेशेंट की दिमागी हालत तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, मगर वो कुछ बोल नहीं रही और ना ही उनके चेहरे पे किसी किस्म का तासुर है। वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकली। उन्हें कुछ वक्त लगेगा सब भुलाने में, और आपको चाहिए कि आप उसकी जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियां लाएं ताकि उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में आसानी हो। सुल्तान साहब और शहरोज दोनों ही परेशान हुए। अब वो ऐसा क्या करें जिससे महावीरा सदमे को बुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। रात के 2 बजे महावीरा ने बेड से नीचे कदम रखा। उसके नंगे पांव बगैर आहट के एक एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगे। सुल्तान साहब महावीरा के कमरे में सोए थे। सारी रात रोने के बाद अभी ही उन पर नींद का गलबा तारी हुआ था। महावीरा का हाथ दरवाजे के हैंडल पर गया। हल्की सी एक आहट के साथ दरवाजा खुला और उसने अपना पांव कमरे से बाहर निकाला। शहरोज को सुल्तान साहब ने बहुत कहा कि वो घर चला जाए, मगर वो नहीं माना। उसे महावीरा की फिक्र ने कहीं जाने ही नहीं दिया। शहरोज कमरे के बाहर सोफे पर चेहरे पर कोहनी टिकाए लेटा हुआ था जब उसको दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने चेहरे से बाजू हटाकर देखा तो महावीरा चल रही थी और उसकी कमर शहरोज की तरफ थी। शहरोज हैरान हुआ कि इस वक्त माहा कहाँ जा रही है। वो दबे कदमों के साथ उसका पीछा करने लगा। महावीरा एक रास्ते चलने लगी और शहरोज उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब माहा के सामने सीढ़ियां थी। वो एक एक सीढ़ी अबूर करती टेरेस पर पहुंची। वसी छत पर हवाएं एक दूसरे के साथ मुकाबला लगाए हुए थीं। इस सन्नाटे में उन तेज हवाओं के सनसनाहट महावीरा के कानों में गर्दिश करने लगी। वो बगैर किसी चीज की परवाह किए चलती जा रही थी। शहरोज सीढ़ियां चढ़कर टेरेस पर पहुंचा तो महावीरा को टेरेस के किनारे की तरफ बढ़ता हुआ देखा। एक पल के लिए शहरोज हैरत से वहीं साकित खड़ा उसे देखता रहा। महावीरा टेरेस के किनारे पर पहुंचकर खड़ी हुई।